हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है हिंदी का, तो तैयारी में लगे रहिए, सोना थोड़ा कम। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एक कहानी यह भी। ये कहानी मतलब एक कहानी यह भी ये है मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित। इसमें उन्होंने क्या है अपने ही विषय में बताया, अपने बारे में बताया हुआ है। तो उन्होंने अपने बचपन से लेके, या बोला जाए जन्म से लेके जहां तक उन्हें याद है, उन्होंने इस कहानी में उसका पूरा विवरण दिया हुआ है, वर्णन किया गया। तो कहानी को हम कुछ पॉइंटों के मतलब डिवाइड कर देते हैं, पॉइंटों में आपको बताएंगे। चैप्टर लेंथी है तो जाहिर सी बात है पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होगा अजमेर की पुरानी यादें या कुछ खास यादें। इस तरीके से हम एक पॉइंट बना सकते हैं। पहला, अजमेर की कुछ पुरानी यादें या खास यादें। तो इसमें क्या है, जो मन्नू भंडारी जी हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। परंतु जन्म तो उनका भानपुरा गांव में है, तो परंतु जो उन्हें याद है वो कहाँ की है, कहाँ पर है? अजमेर में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका एक 2 मंजिला मकान था। अजमेर में उनका 2 मंजिला ब्रह्मपुरी मोहल्ला जो था, उसमें एक 2 मंजिल, जिसे हम लोग डुप्लेक्स बोलते हैं, तो उसमें 2 मंजिला मकान था। उस 2 मंजिले मकान पर उनके पिता ने एक रूम बना लिया था, या बोला जाए एक छोटी सी लाइब्रेरी की थी। उसमें उनके पिताजी की बहुत सारी पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि का संग्रह था वहां पर। मतलब वो वहां पर अपनी बहुत सारी पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं आदि को रखते थे। और नीचे जो था उनकी माताएं सीधे साधे व्यक्तित्व की थी, ज्यादा शिक्षित नहीं थी, जिनका कार्य से बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना और अपने पति की आज्ञा का पालन करना था। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, पिताजी जो थे समाज में उनका बहुत मान सम्मान था, समाज के लोगों ने बहुत मानते थे। पिताजी उनके कांग्रेस में थे, उसके साथ साथ वे एक समाज सुधारक भी थे। पिताजी इसके साथ साथ बहुत दरिया दिली, कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, जो 8-10 विद्यार्थियों को अधिकतर अपने घर में रख कर, समझ में आया, रहने भी देते थे, मतलब रख कर विद्या, मतलब उन्हें शिक्षा दिया करते थे, शिक्षित करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। वे कोमल हृदय, संवेदनशील तो थे, किंतु वे क्रोधी और अहंकारी भी थे। मतलब कोमल हृदय ऐसे, जैसे कोई गरीब बच्चा है, स्टूडेंट, उसे पढ़ना चाहता है पर परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो उस पर दया करते थे, दरिया दिली दिखाकर उस बच्चे को फ्री में पढ़ाते थे, जैसे भी वो पढ़ाते थे। पर उनमें क्रोध भी बहुत जल्द, गलत चीज उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता था और उन्हें अपने उस पर अहंकार भी था। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट फिनिश हो गया है, अजमेर की पुरानी यादें। इसको ठीक है, पहला पॉइंट हम ये भी रख सकते हैं, अजमेर की कुछ खास यादें या अजमेर की पुरानी यादें। पुरानी यादें इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेखक को यहाँ से ही अपने, मतलब जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, पर उन्हें याद कहाँ की, अजमेर से। क्योंकि बच्चे को जन्म से तो याद नहीं आता, वो याद कहाँ से रहता, जब वो 3-4 साल का होता है तब से याद आता है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा पिताजी की बिगड़ी दशा। पिताजी की बिगड़ी दशा, तो आर्थिक स्थिति के कुछ झटके होने लगे, जिसके कारण उनकी जो परिस्थितियां थी कुछ बिगड़ गई, और जिस कारणवश उन्हें इंदौर को छोड़कर कहाँ आना पड़ा, अजमेर। कहाँ आना पड़ा, अजमेर, ठीक है ना। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश, शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा, शब्दकोश होता है डिक्शनरी को, जहां हम कठिन वर्ड्स लिखते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने का उन्होंने पूरा किया। परंतु उनसे उन्हें यश ही मिला, उनसे उन्हें यश ही मिला, पैसा नहीं मिला। मतलब एक यश तो मिला, नाम मिला, ख्याति मिली, पर क्या नहीं मिला, पैसा। नाम है पर इंसान जीवन किससे जी सकता है, बेगर खाए तो नहीं जी सकता। उसकी जो दैनिक आवश्यकता है वो किससे पूरी होती है, पैसे से। जब व्यक्ति का नाम तो बहुत है पर उसके पास पैसा नहीं है, और मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जो क्या होता है, वो जो
मतलब घर में कैसी भी कंडीशन हो, जो दिखावे की दुनिया में जीता है। तो जो उन्हें नाम बहुत था, यश बहुत था, सम्मान बहुत था। अब जो भैया व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जिसका हो और समाज में नाम हो, घर में चाहे 1 रुपए ना हो, पर वो बाहर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कंडीशन अपनी नहीं बताएगा। तो इनको मतलब यश मिल गया, सम्मान मिल गया, पर क्या नहीं मिला? पैसा। जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है वो क्या होने लगेगी? खराब। ठीक, पैसा नहीं मिला, आर्थिक परेशानी ने उनके गुणों को निचोड़ना शुरू कर दिया। ठीक, उनको यह और अधिक नुकीला होता गया। वे अपनी परेशानी बच्चों से बांटते नहीं थे, मतलब जो बच्चे थे वो अपनी परेशानी किसी के संग शेयर नहीं करते थे। बाहर छोड़िए, वो बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करते थे। नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं। नवाबी आदतें यानी वही बताया ना, मिडिल क्लास आदमी की, जो मध्यम वर्गीय आदमी की होती, मतलब परिस्थितियां खराब है पर बाहर शो नहीं करना, तो वो रईसी दिखाने की आदत उनकी। अधूरी इच्छाएं, महत्वहीन होते जाने से उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। मतलब महत्वहीन, जहां उनका मतलब जो महत्वपूर्ण इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वो क्या होते जा रहे थे? क्रोधी। मेहनत पूरी कर रहे हैं, उसका मतलब उसका यश मिल रहा है उन्हें, पर उससे क्या है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इससे क्या था, उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता जा रहा था, तो वो क्रोधी होते जा रहे थे। उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत शक्की बना दिया। विश्वासघात उन्हें अपनों द्वारा क्या मिला था? दुख, धोखा, जिससे वो क्या हो गए थे? बहुत ही शक्की किस्म के हो चुके थे। कभी कभी उसका दंड बच्चों को भी भुगतना पड़ता था। कभी कभार क्या होता था, जब वो अधिक क्रोधी हो जाते थे तो क्या करते थे? गुस्सा किस पर निकालते थे? बच्चों को। तो उसका दंड किसे भुगतना पड़ता था? बच्चों को। अब हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव। व्यक्तित्व यानी लेखिका का जो यहाँ पर व्यक्तित्व यानी जो व्यवहार है या चरित्र है, उस पर क्या है? उनके पिता का प्रभाव। लेखिका जानना चाहती थी कि पिता की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उनके व्यक्तित्व में समा गई है। मतलब लेखिका चाहती थी वो कि पिता के कौन कौन से गुण मेरे अंदर हैं, समाये हुए हैं। बचपन में लेखिका मरियल काली और दुबली सी थी। जो राइटर थी वो कैसी थी? मरियल मीन्स दुबली पतली एकदम, और काली, ठीक है ना। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। मतलब लेखिका से जो बड़ी बहन थी वो खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्राय पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे, इससे उनके मन में हीन था ग्रंथि बैठ गई। जो बड़ी बहन थी वो तंदुरुस्त थी, गोरी भी थी, तो पिता किसकी तारीफ किया करते थे? बड़ी बहन की। जिससे छोटी वाली में क्या आ गई, या छोटी कौन? जो लेखिका है, उनके अंदर क्या आ गई? हीन भावना बैठ गई। अतः आज भी जब उसे कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। ये कौन कह रहा है? लेखिका। कि जब भी उन्हें आज के समय में भी कोई सम्मान यश मिलता है तो भी उन्हें क्या नहीं होता? उस पर विश्वास। उसके पीछे भी पिताजी का शक्की स्वभाव ही झलकता है। जिन जिन बातों पर लेखिका की टक्कर हुआ करती थी, वे सब बातें आज भी उसके व्यक्तित्व में समाई हुई हैं। केवल उसका रूप बदला है। आश्चर्य होता है कि हमारा अतीत किस कदर हमारे व्यक्तित्व पर छाया रहता है। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली थी। वे पति की हर ज्यादतियां यानी उनके द्वारा जो भी अत्याचार हो या किसी भी तरीके के दुर्व्यवहार, उन सबको और बच्चों पर की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर क्या किया? त्याग किया। इसलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श ना बन सका। मतलब उनकी माँ का जो त्याग था, सब भाई बहनों को अपनी माँ का त्याग दिखाई देता था और माँ को सारे भाई बहन अपना आदर्श मानते थे, पर जो लेखिका थी उन्हें अपनी माँ से ज्यादा लगाव नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है। पास पड़ोस का जीवन।
4th पॉइंट रहेगा हमारा पास पड़ोस का जीवन। लेखिका अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन से सारे खेल खेली। यूं वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, मांझा, सूतना आदि सभी खेला करती थी। उनकी परंतु उनकी सीमा होती थी। अपना घर उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। आज के टाइम में बच्चे बाहर नहीं खेलते, पहले क्या थे पूरे मोहल्ले में बच्चे खेला करते थे सब, क्योंकि अब समय सही नहीं है इसलिए बच्चे बाहर नहीं खेलते। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती है उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित में सिमटा हुआ रह गया है, असहाय और असुरक्षित है। असुरक्षित यानी बच्चों का बाहर खेलना क्या एक तरीके से असुरक्षित है, ना किसी के घर भेज सकते हैं। तो लेखिका भी सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। लेखिका के कहानी के जितने भी पात्र हैं वो क्या है, मोहल्ले के ही हैं। यहाँ तक कि दास साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ देती हैं। राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया और 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिता ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जब बड़ी बहन का विवाह हो गया और दोनों बड़े भाई बाहर चले गए, तब उनके पिता ने लेखिका पर ध्यान देना शुरू किया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे रसोई में कुशल बनाया जाए। वे रसोई को बटियार खाना कहते थे, बटियार खाना। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कभी कभी कांग्रेस के, सोशलिस्ट पार्टी, कभी कम्युनिस्ट पार्टी, तो कभी आरएसएस के लोग आते थे। पिताजी चाहते थे कि वह देश में हो रहे आंदोलन के बारे में जाने। किसके लिए सोच रहे थे, लेखिका के बारे में। लेखिका को राजनीतिक दलों के आपसी विरोध तो समझ नहीं आते थे, किंतु क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान जरूर रोमांचित लगते थे। मतलब उन्हें पार्टियों का जो पॉलिटिक्स थी उन्हें थोड़ा कम समझ में आती, पार्टियों में जो चलती थी रणनीति, और उन्हें क्या रोमांचित लगते थे, क्रांतिकारियों का बलिदान। शीला अग्रवाल से संपर्क। अब यहाँ पर क्या है हमारा 5वां पॉइंट रहे, 5वां नहीं, ये हमारा होगा यहाँ पर 5th पॉइंट, नहीं 6th पॉइंट हो रहा है हमारा, शीला अग्रवाल से संपर्क। 10वीं के बाद लेखिका बहसें सुनने और किताबें पढ़ने की आदत लगी। सन 1945 में कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनका संपर्क हिंदी के प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। शीला अग्रवाल उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को देती थी। लेखिका ने शरद प्रेमचंद्र से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा को पढ़ना शुरू किया। इन उपन्यासों पर बहसें होने लगी। बहसें मतलब डिबेट, ठीक। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता पढ़ गई। उन्हीं दिनों उन्हें यज्ञ के शेखर, एक जीवनी तथा नदी के दीप पढ़ने का अवसर मिला। वह युग मूल्य के मंथन का युग था। बनी बनाई धारणाएं टूट रही थी। नैतिकता और सही गलत की परिभाषाओं पर प्रश्न लग रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता। तो हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, और अब बात चल रही है 1545 तक की तो हो गई। अब हमारे आ गए 1946 और 47। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी लेखिका की जो सहभागिता थी उसके बारे में यहाँ पर। सन 1946-47 के दिन थे। सब और प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। मतलब ये क्या था, आजादी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही थी। तो ये बिल्कुल अंत समय चल रहा था। तब आए दिन जल से जुलूस, हड़तालें और भाषण आदि
चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था। फिर लेखिका कैसे पीछे रह जाती। उधर शीला अग्रवाल को जोशीला बातों के रंगों में लावा भर दिया। तब लेखिका की सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगवाती, हड़तालें करवाती और सारी वजनाएं तोड़ डालती। तब पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। विवाह के मामले में भी विरोध चलता रहा। एक बार पिताजी को कॉलेज की प्रिंसिपल का बुलावा आया। एक बार उनके पिताजी को कॉलेज की प्रिंसिपल का बुलावा आया। उन्होंने पूछा कि क्यों ना लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पिता आग बबूला हो गए, बोले यह लड़की ना जाने मुझे कैसे कैसे दिन दिखाएगी। गुस्से में बनाते हुए कॉलेज गए। वापस आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। जब उनके कॉलेज में कंप्लेंट होती है, और ऐसा तो मोस्टली सभी के यहाँ होता है, जब स्कूल में गार्जियन को बुलाया जाता है तो बच्चे की क्या कंडीशन होती है सब बच्चे को मालूम है। तो लेखिका की भी वही कंडीशन थी और लेखिका छुपने के लिए कहाँ बैठ गई, पड़ोस के घर में बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए, गुबार मीन्स गुस्सा निकल जाए, तब घर जाए। परंतु माँ ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। ना जाने का पता चला कि पिताजी उस पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो था लेखिका जो सोच रही थी उसके विपरीत बिल्कुल अपोजिट कंडीशन थी। क्या थी यहाँ पर, जो कॉलेज की प्रिंसिपल की क्या शिकायत थी कि कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था और जितनी भी गर्ल्स थी वो क्या थी, किसकी, लेखिका के अंडर में थी, उनकी मुट्ठी में थी। अब पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा। दरअसल ये हमारा लास्ट इसका पॉइंट रहेगा, नहीं अभी एक और पॉइंट करा देते हैं। हाँ, ये 7th पॉइंट। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। स्वाभिमानी व्यक्ति तो जाहिर सी बात है ख्याल। उन दिनों आजाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों का समूह चौराहों पर इकट्ठा हुआ खूब भाषणबाजी कर रहा था। लेखिका ने भी जोशीले भाषण दिए। जनता में जोश लाने के लिए भाषण में भी जोशीले भाषण होने चाहिए, तभी जो हम सामने वाले को के अंदर जोश भर सकते हैं। अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो हमें अपने अंदर पहले खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने अंदर जोश लाना होगा, तब हम सामने वाले के अंदर जोश ला सकते हैं। तो जोशीले भाषण दिए। पिताजी की एक दकियानूसी मित्र ने आकर पिता से कहा कि तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है। पिता के ही दोस्त ने आकर उनके पिता से कहा कि तुम्हारी मन्नू की यानी तुम्हारी बेटी की क्या मारी गई है, मत। आपकी आजादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरा वो दिखाया कि वो लड़कों के बीच आजादी के चलते, मतलब आजादी के चलते वो लड़कों के बीच में हुड़दंग मचा रही है। तो यह क्या है, एक पिता का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। यह लड़कियों की शोभा नहीं देता, यह लड़कियों को शोभा नहीं देता। बस यह सुनते ही पिताजी क्रोध से भनभना उठे। उन्होंने लेखिका का घर से निकलना बंद करने की चेतावनी दे डाली। परंतु तभी शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी उनके पास आ बैठे। उन्होंने लेखिका को देखते ही प्रशंसा की, बोले मैं तो चौपड़ पे तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर गर्व है। बेटी की प्रशंसा सुनकर भंडारी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। इस प्रकार लेखिका की जान बची। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधियों में ही जी रहे थे। वे विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ सकती। अब कॉलेज से निकलना, लास्ट पॉइंट हमारा। मई सन 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका
और उसकी 2 साथियों को भी निकाल दिया गया। परंतु लेखिका ने बाहर आकर भी वह हुड़दंग मचाया कि कॉलेज के अगस्त में थर्ड ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई और हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। तो ये चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अपने नए चैप्टर में इसके जो आपको क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने नए वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।